नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। अपने बयानों और कारनामों के लिए बिहार की नीतीश सरकार लगातार विवादों में रही है, लेकिन अब जमुई में जो हत्याकांड हुआ है उसने बिहार की जनता की सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला दिया है। बिहार के जमुई में बेखौफ बालू माफियाओं ने दरोगा और होमगार्ड जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया है, जिसके बाद एसआई की मौत हो गई है, जबकि होमगार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी देखिए खास रिपोर्ट। कभी रामचरितमानस पर विवादित बयान तो कभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के अवकाश में कटौती की वजह से नीतीश सरकार लगातार विवादों में रही है। लेकिन जमुई से सामने आई वारदात की घटना ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है कि जनता के रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता राज्य में सेफ कैसे रह सकती है। जमुई का सनसनीखेज कांड ये ही सवाल खड़ा करता है, जहां बालू से लदे ट्रैक्टर से कुचलकर दरोगा की हत्या कर दी गई। कानून राज से बेखौफ बालू माफिया का आतंक देखिए कि अवैध बालू खनन की सूचना के बाद रोकने पहुंचे दरोगा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने बालू से लदे ट्रैक्टर को देखकर रोकने की कोशिश की, सोचा कि पुलिस की वर्दी देखकर ड्राइवर रुक जाएगा, लेकिन जंगल राज में पनप रहे बेलगाम खनन माफिया ने ट्रैक्टर रोका नहीं। दरोगा को ट्रैक्टर से रौंदता हुआ निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का सामने आया बयान चौंका सकता है। एक पुलिस वाले की हत्या के बाद आरोपी फरार हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये सामान्य सी घटना है। प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई, ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री के लिए ये साधारण घटना हो, लेकिन जनता के लिए नहीं। बड़ा सवाल ये है कि जब जनता की रक्षक खाकी को बेलगाम और बेखौफ खनन माफिया कुचल सकते हैं, तो बिहार की आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे। एएमवी नेटवर्क ब्यूरो। बिहार के शिक्षा मंत्री इस पूरी घटना को कह रहे हैं कि ये आम घटना है, ऐसा होता रहता है, लेकिन जिसने अपना बेटा खोया है उसके लिए ये आम घटना नहीं हो सकती है। यहां पर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाती है। इससे आप समझिए कि जनता इस वक्त क्या सोच रही होगी। जनता खुद कह रही होगी कि यहां पर तो पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, हमारी रक्षा आखिर कौन करेगा। और बिहार के जिम्मेदार जो नेता हैं उनका बयान इस तरीके से सामने आना, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जब मीडियाकर्मी सवाल पूछते हैं तो वो हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए इस वक्त, तो वो पीछे भाग रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, दरोगा की हत्या पर बवाल, बिहार की सुरक्षा पर सवाल। जमुई में दरोगा की बालू माफिया ने कुचलकर हत्या कर दी। एसआई के साथ होमगार्ड को भी कुचला गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, जबकि होमगार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक प्रभात रंजन गरही थाने में बताते चले कि पुलिस के जवानों ट्रैक और ड्राइवर दोनों पुलिस वाले को कुचलता हुआ फरार हो गया है। वहीं जमुई में दरोगा की बालू माफिया ने कुचलकर हत्या की है। एसआई के साथ होमगार्ड को भी कुचला है और उसकी हत्या कर दी गई है। बताते चले कि मृतक प्रभात रंजन गरही थाने में तैनात थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। उनको सूचना मिली थी, जिसके बाद वो खनन रोकने के लिए नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर
वो मौके से एक ट्रैक्टर को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर नहीं रोकता है और उनके ऊपर, इसके साथ उनके दो साथियों के ऊपर ट्रैक्टर से आगे बढ़ जाता है, जिस वजह से एसआई की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 2 होमगार्डों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो सुबह आपको बताते चले कि अवैध बालू खनन को रोकने के लिए पहुंचे थे एसआई प्रभात। मौके पर बालू से लदा ट्रैक्टर पाया गया और पुलिस के जवानों ने ट्रैक्टर चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रैक्टर दोनों पुलिस वालों को कुचलता हुआ निकल गया। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या कहना, जब उनसे सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दरअसल इस घटना को साधारण घटना बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है। जमुई में एसआई की हत्या को सामान्य बताया है, ना नई घटना है, ना पहली बार घटी है, ये चंद्रशेखर ने कहा है। वहीं शिक्षा मंत्री के बार बार गैर जिम्मेदार और विवादित बयान क्यों सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या पुलिस के दरोगा की हत्या मामूली सी घटना है? यह बड़ा सवाल है। दरोगा की हत्या पर क्यों चुप नीतीश सरकार? आखिर नीतीश सरकार इस पूरे मामले पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जनता छोड़ो, क्या पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा? जिस तरीके से जिम्मेदार लोग शांति साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, बालू माफियाओं के लिए मंत्री की कैसी हमदर्दी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दे, हमारे साथ नीरज कुमार है, प्रवक्ता बीजेपी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ डॉक्टर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सोनी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के त्रिपाठी, में चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। सीधा एक सवाल है कि बिहार में इस वक्त हो क्या रहा है? एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, आखिर ऐसा क्यों? और बिहार के जब शिक्षा मंत्री से इस पर सवाल किया जाता है तो वो कह देते हैं कि ऐसा होता रहता है, कोई नया नहीं है। देखिए सत्यम जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और ये घटना नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य समाज में जो रक्षक है उसको, उसके ऊपर जब ये हमला हो रहा है तो ये अच्छी बात तो नहीं है। ये सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है जी। लेकिन ये सवाल ये है कि उस प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसको बड़े संज्ञान में लेकर के इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो बयान आया है, कार्रवाई कब करेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मीडिया ने जब सवाल पूछा तो इस तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। सत्यम जी, मुख्यमंत्री का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो बोलते कम है, बोलते तो बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक अच्छा खासा बयान बड़ा वायरल हो रहा था सदन में, जब उन्होंने बोला था, तमाम महिलाएं रो रही थी फूट फूट कर। बोलते तो काफी अच्छा है जब बोलते हैं वो। देखिए सत्यम जी, आपने इसके ट्रैक को अगर आप देखें तो 18 वर्षों तक जनता का जनादेश उनको वहां मिला। जहां तक महिलाओं का सवाल है सत्यम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पंचायती राज में 50% आरक्षण किसने? सर आरक्षण पर बात बाद में होगी, पहले जंगल राज पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में शराब माफिया हो या फिर बालू माफिया हो, आखिर क्यों ये फल फूल रहे हैं? इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और ऐसे जब मामले सामने निकल कर आते हैं तो जिम्मेदार जो लोग हैं प्रदेश के, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी सजा होगी, गिरफ्तारी होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ होगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, आपको मैं आश्वस्त करता हूं। आप कह रहे हैं इस चीज को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, यहां पर मुख्यमंत्री जी का कोई बयान ही सामने निकल कर नहीं आया है। शिक्षा मंत्री जब ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये होता रहता है, कोई नया मामला नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि बिहार में इस पूरी घटना को लेकर कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जेडीयू का प्रवक्ता हूं, मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं। मैं अपनी बात आपसे कह दिया कि माननीय नीतीश कुमार करने में विश्वास करते हैं, कहने में विश्वास नहीं करते हैं। जहां तक आपने सवाल किया था, जो ये घटना हुई उसको संज्ञान में लेंगे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
जो कानून काम करेगा ना, व्यक्ति थोड़े काम करता है। लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही हैं बार बार? लगातार ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। कोई नया मामला नहीं है, खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। क्यों आखिर ठोस कदम क्यों नहीं सरकार उठा रही है? देखिए, सरकार अगर ठोस कदम ना उठाती रहती तो 18 वर्षों तक कोई मुख्यमंत्री सर्वाइव नहीं करता। अगर उसका विजन नहीं होता बिहार के लिए, उसका विजन डेवलपमेंट का नहीं होता, उसका विजन महिला सशक्तिकरण का नहीं होता, उसका विजन और तमाम सड़क बनाने का, नल से जल की योजना बनाने का, पर्यावरण के बचाने का योजना अगर न होती तो इससे 18 वर्षों तक कोई मुख्यमंत्री एक जगह रह सकता है, एक पद पे रह सकता है। लेकिन सर, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान जो सामने निकल कर आया है, क्या आपको लगता है कि पुलिसकर्मियों का मनोबल नहीं गिरा होगा इस बयान को सुनने के बाद? सत्यम जी, उनका तो ना वंशवाद है, ना परिवारवाद है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई होटल है। उन्होंने तो अपना जीवन पूरा बिहार के उस पर लगा दिया, बिहार के खुशहाली में लगा दिया, बिहार के मजबूती के लिए लगा दिया, बिहार के विकास के लिए लगा दिया है। सर, बिहार में विकास तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन बिहार में गुंडाराज तो चारों तरफ पनप रहा है। भाई सत्यम जी, वो आपके सामने भी है, तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। अरे गुंडा राज अगर होता तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनते? कहीं पत्रकार को गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, तो कहीं दरोगा को कुचल दिया जाता है। उनका कानून व्यवस्था अच्छा नहीं होता तो 18 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री के पद पर वहां नहीं रहते, जनता उन्हें हटा देती। यहाँ पे जनता होती है, जनता फैसला लेती है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन नहीं बनेगा, इसको जनता फैसला लेती है। ठीक है। अगर वो जनता उनको जब कटघरे में खड़ा करती तो अब तक हट गए होते, अगर उनका कानून खराब होता या वो विकास के कार्य नहीं किए होते। ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं इस वक्त, नीरज कुमार। नीरज कुमार, के त्रिपाठी कह रहे हैं कि इस घटना पर कड़ी कार्रवाई होगी। वो तो कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद जब शिक्षा मंत्री बोले तो वो कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई नई घटना नहीं है। अभी नहीं कि वो गृह मंत्री भी है, क्या कार्रवाई की बात करेंगे? देखिए, जंगल राज की पहचान यही है कि वहां पुलिस अधिकारियों पर हमले हों और अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो जाए। और बिहार में ये हो चुका है, अपराधियों में किसी भी तरह। नीरज जी से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं योगेश जी के पास पहुंचूंगा। योगेश जी, जो घटना सामने निकल कर आई है, आप किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं? क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है, खुद बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं इस चीज को, वो खुद मानते हैं। शिवम, और देखो ऐसा है कि मुझे लगभग 2 दशक हो गए पत्रकारिता करते हुए, ऐसी हमने तमाम घटनाएं देखी हैं। और मुझे याद है जब मेरे पास गौतम बुद्ध नगर इलाका होता था, नोएडा का, यहाँ भी खनन माफिया इतने सक्रिय थे। और उस समय मुझे जितना याद है, सन 2010-11 के आसपास एसएसपी अमिताभ यश और डीएम दीपक अग्रवाल साहब होते थे। तो जब हम माफियाओं पे खबर कर रहे थे, हम पे भी ये हमला हुआ था। तो चूंकि वहां नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था, जहां पर ये खनन होता है वहां नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होती है, उस समय हो रही थी। तो हमने कहीं साइड में आके फोन किया, यदि वो मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो हमारी गाड़ियों को जो खनन माफिया है वो भून देते। तो ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, ये निडर होते हैं और इनको लगता है कि हर शासन प्रशासन दिखता है, लेकिन कुछ ईमानदार अफसर अभी बचे हैं जो ये काम नहीं होने देते हैं। उसके बावजूद इनके हौसले चोटी तक इतने बुलंद होते हैं, इनकी सेटिंग सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ इतनी जबरदस्त होती है कि इनके अंदर कोई खौफ नहीं होता। अगर शुभम हम बात करेंगे, ये जो घटनाक्रम है, ये आपको लगता है कि आज पहली बार हुआ? मेरे ख्याल में आज 20-21 साल की जर्नलिज्म में मैंने कम से कम ऐसे सैकड़ों घटनाक्रम देख चुका हूं, बावजूद इसके कि उन पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता और उसके बाद ये फिर उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। खनन माफियाओं का जो मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर बहुत संगीन है, लेकिन इसमें जो पार्टनर्स हैं खनन के, वो खुद नेता हैं, खुद इसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये उन्हीं के इशारों पर होता है।
एक कहावत भी है कि अगर हिंदुस्तान में कि अगर पुलिस चाहे तो चप्पल चोरी नहीं हो सकती है और इतना बड़ा ट्रैक होता है, लेकिन कुछ लोग जो मृतक बेचारे पुलिसकर्मी जो अभी मरे हैं इस घटनाक्रम में, वो ऐसा नहीं चाह रहे होंगे और उनको मिटाने के लिए, रास्ते से मिटाने के लिए ये सारा अंजाम दिया गया है। ये बहुत बहुत चिंताजनक, और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा और आप अपनी चर्चा में कह रहे हो, इससे जो पुलिस वाले हैं बाकी उनका मॉरल बहुत कमजोर होता है, और जो ईमानदारी से हौसले के साथ अपना काम, अपनी ड्यूटी करना चाहता है, उसको नहीं करने दिया जाता है, या वो बैक फुट पे आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है पहले मैं अपनी जान बचा लूं, वही ज्यादा बेहतर है। तो इस चीज को लेके हम इतनी ही बात कहेंगे कि इस पे बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। इस चेन में कौन कौन इन्वॉल्व है? केवल एक व्यक्ति जिसने इसको मारा है, जिसने इसको डब्बर चढ़ाई है, किसी भी तरीके से मारा है, वहां तक नहीं, इस खनन माफियाओं के साथ पूरी लीग, पूरी चेन जो है, उनको कहीं ना कहीं खदेड़ना पड़ेगा और उस तरीके की सजा देनी पड़ेगी कि ऐसा काम करने से लोग डरें। साथ ही साथ एक बात और कहूंगा शिवम, यहाँ पे इसमें जितने भी जुड़े लोग हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों के साथ ऐसा एक प्रावधान सजा का होना चाहिए जिससे आगे भविष्य में कोई ना कर पाए। क्योंकि खनन माफियाओं की खबर आप हमारे सामने एक आई तो हमने कर ली, तमाम खबरें आती भी हैं तो छोटा सा अखबार के 2 कॉलम में या सिंगल कॉलम में आके निपट जाती है, या प्राइवेट चैनलों में 100 खबरों में दिखाया जाता है। आपको बधाई कि आपने इस चैनल को, इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया और इस पर डिबेट भी रखी। अन्यथा इन ऐसी तमाम खबरें हर रोज आती हैं, दब जाती हैं, चली जाती हैं। अरे योगेश जी बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, जब वहां के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई नया मामला नहीं भाई, ये ऐसा होता रहता है कि आप लेके आ गए मेरे पास ये सवाल पूछने के लिए, तो कैसे होगा? कैसे हम विश्वास कर लें कि हत्यारे के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई हो जाए जो नजीर बन जाए, पूरा बिहार का जो खनन माफिया है वो थर थर कांपे? शिवम भाई, जिस समय जो मौजूदा सरकार है वो मजबूरी का गठबंधन की सरकार है, और इस तरीके का जो बयान होता है ना नेताओं का, वो उनको नहीं पता चलता, मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करने से माफी चाहता हूं, कि कौन सा नशा करके या किस वो थीम में रहते हैं, किस वो घुमेर में रहते हैं कि वो कुछ भी बयान दे जाते हैं। उनके इस बयान से उनके परिजनों को कितनी ठेस पहुंचेगी, बिहार की जनता को या देश की जनता को कितनी ठेस पहुंच रही है, और एक शासन प्रशासन में जो एक बंदा अपनी निष्ठा के साथ काम करना चाहता है उसको कितनी पीड़ा होगी, इस शब्दों से वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये जो इस तरीके के नेता होते हैं, इनकी गंभीरता भी खत्म हो जाती है, ऐसे ही नेताओं को सीरियस नहीं लिया जाता। और हम यदि बात करें, हमें जिस क्रम में, जिस श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर एक बड़ी एजेंसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नेता हैं इन पे हम पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हमें बोलना क्या है, तो ये कार्रवाई क्या करेंगे। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। नीरज जी, क्या लगता है, आप लोग तो कहते थे, जब शुरू से ही कहते आए हैं कि जंगल राज है बिहार में, क्या अब वो चीजें देखने को मिल रही हैं हकीकत में इस घटना के बाद? बिल्कुल, ये जंगल राज है, और पिछले 1.5 साल से तो जंगल राज से भी नीरज जी म्यूट हो गया है आपका, अनम्यूट कीजिए आप। इसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, लगभग 250 पुलिस कर्मियों पे यहाँ हर माह हमला होता है। इसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग घायल होते हैं। ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था यहाँ का समाप्त हो चुका है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो यह भी भूल चुके हैं कि वो इस राज्य के गृह मंत्री हैं, तो उनसे किसी तरह की कोई कार्रवाई की अपेक्षा करना भी यहाँ की जनता ने अब छोड़ दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति क्या है, आज ही उनकी हरकत आप देख लीजिए। जहाँ गए थे तो उनको मीडिया से दूर रखने के लिए 3 मंत्री लगे थे उनके साथ, जिनको मीडिया के सामने नहीं आने थे, और किस तरह से उन्होंने झुक के, कमर आधा झुका करके, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था आपने देखा होगा जी। तो बड़ा दुर्भाग्य, मुझे तो कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, इन मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। पता नहीं क्यों जदयू और राजद के लोग सच्चाई को जानते हुए भी सच बोलने से डरते हैं, घबराते हैं। ये मुख्यमंत्री बिहार के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। 13.5 करोड़ बिहार की आबादी है, वहां की आबादी, जान माल, धन संपदा
सबकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो चुके हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी गद्दी पर बने रहने का हक नहीं है। इनको डॉक्टरी सलाह से इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप उनका इलाज करवाइए अगर सही मायने में शुभचिंतक है तो। गिली पंप वाला खेल मत करिए। तो और यहाँ देखिए, एक होता है ना कि क्राइम के बाद पुलिस काम करती है, दूसरा बेस्ट मेथड है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम तभी हो सकता है जब सरकार का इकबाल बचे, कानून का भय व्याप्त हो। वो बिहार में है नहीं, इसलिए जिसको जब जहां मर्जी हत्या कर देता है, बलात्कार कर देता है, गोली चला देता है, क्योंकि वह तो देखता है ना कि मुख्यमंत्री विधानसभा में महिलाओं का चीरहरण करते हैं। वो तो ये देखता है अपराधी, उसको तो लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी रोड पर तांडव करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर तांडव करते हैं, अपराधी बाहर तांडव करते हैं। ये स्थिति बिहार की हो गई है, जिससे कि पूरा बिहार शर्मसार है। इन्होंने देखिए जातीय जनगणना करवाया था, यह कहते हुए कि जो जाति निचले पायदान पर है हम उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। यही बात थी ना। ठीक। उस हर जाति किस पायदान पर है भाई साहब? आपने क्या उत्थान किया? भरे विधानसभा में बेइज्जत कर दिया जीतन राम मांझी को आपने। यही उत्थान की बात करते हैं आप। ये लोग नए सामंतवादी लोग हैं, नव सामंतवादी हैं। समय की कमी, मैं के त्रिपाठी के पास जाऊंगा। ठीक है सर। के त्रिपाठी, क्या प्रभात रंजन को इंसाफ मिल पाएगा? इसके साथ साथ बिहार की कानून व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी जो अभी बेलगाम है? चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों, सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार कड़ी की कड़ी सजा दोषियों को देंगे और उस परिवार को जितनी भी राहत होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, वो उनको मिले। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार का कार्य जो रहा वो कथनी और करनी में बड़ा अंतर नहीं रहा। वो बहुत ही नाप तौल करके बोलते हैं और जो कहते हैं उसको करते हैं। और अभी नीरज जी जो कह रहे थे वो प्रवक्ता है के त्रिपाठी, इस मैटर में जो ये घटना हुई है, हत्याकांड हुआ है, एक दरोगा की हत्या कर दी जाती है कुचलकर, इसमें क्या नाप तौल कर उनको बोलना था, दो टूक बोलना था कि ऐसे अपराधियों को बख्शा बिल्कुल से नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात थी? देखिए ये मैं आप बता तो रहा हूं भाई। अब वो कार्रवाई में विश्वास करते हैं ना, उसको गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ कानून काम करेगा। मुख्यमंत्री नहीं बोले तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कानून तो काम करेगा भाई। चलिए, मुख्यमंत्री का जो समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों से मैं माफी चाहता हूं, यहीं पर इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार के जमुई में जो हत्याकांड हुआ है, एक दरोगा को खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं पर जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMB नेटवर्क।